वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। आज मैं आपको 9th क्लास की साइंस का आगे करवाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर मैंने करवा दिया था, हाफ हुआ था। अब मैं करवाऊंगी आपको इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? जब हमने देखा है कि जैसे लिक्विड जो स्टेट्स होती हैं आपस में चेंज होती हैं, जैसे सॉलिड का लिक्विड में बदलना, लिक्विड का वेपर्स में बदलना, ये जो स्टेज ऑफ चेंजेस होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, इनको क्या कहते हैं, ये पढ़ेंगे अब हम। इवेपोरेशन उसी का पार्ट है। जब लिक्विड क्या होता है, चेंज होता है। लिक्विड चेंज होता है कैसे? वेपर्स में, तो उसको क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। अभी हम पढ़ेंगे क्या। कैन यू क्वाइट सम एग्जाम्पल्स? इसमें बोला है आपको कि जब लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस, जब लिक्विड का वेपर्स में चेंज हो जाना प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। जब जो लिक्विड है वो बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता है, उससे पहले ही उसका जो वेपर्स में चेंज हो जाना, कैसे वेपर्स में चेंज हो जाता है, जब तक वो बॉइल तो होता नहीं है अच्छे से, वो वेपर्स में चेंज होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? वाटर्समैन वी लिफ्ट अनकवर्ड, जब वाटर को हम बगैर ढके हुए छोड़ देते हैं, स्लोली चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स। जो अगर उसको पानी को बगैर ढके भी छोड़ दिया जाता है, बगैर कवर करे छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, मतलब कवर नहीं कर रखा है, तो क्या होता है, जो वाटर है ना स्लोली चेंज होता रहता है वेपर्स में। और क्या देखा आपने कि जो गीले कपड़े हैं हमारे सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं? ऐसा क्या होता है कि वो भी ड्राई हो जाते हैं। वे जो वाटर है अनकवर्ड है, कवर नहीं कर रखा है उसको, वो भी स्लोली वेपर्स में चेंज होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें बोला पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, जो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो कभी भी रेस्ट पोजीशन पे तो होते नहीं, हमेशा मूव करते रहते हैं। मतलब मूव करते रहते हैं, हमेशा चलते ही रहते हैं वाटर के अंदर, रेस्ट पोजीशन में कभी नहीं होंगे। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने क्या बोला है, जो लिक्विड, सॉलिड और गैस है, क्या होता है, इन सब की जो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। सबकी काइनेटिक एनर्जी हर किसी की चेंज होती है, हर किसी की अलग अलग होती है। लिक्विड में क्या होता है, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हमारे वाटर के जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे है वो हायर काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ये क्या होता है, एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इतनी काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है ना आपस में पार्टिकल्स का, वो टूट जाता है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी टूट जाएगा, और जो वाटर वेपर्स, जो वाटर के पार्टिकल्स है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में। दिस फिनोमिनन of the change of the liquid into the vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। मतलब ऐसा फिनोमिना जब लिक्विड का वो वेपर्स में चेंज हो जाना विदाउट द रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन पहले ही वाटर का वेपर्स में बदल जाना, उसको हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। हमारे इवेपोरेशन को क्या क्या इफ़ेक्ट करता है, किस किस से वो इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम आगे। यहाँ देखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग ऑफ सरफेस एरिया, जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी बढ़ेगा। सीधी सी बात है, सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा उतने ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इफ़ वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ये एक सरफेस फिनोमिना है। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। आपको मैंने बताया है कि जो सरफेस एरिया होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस प्रोसेस के, इवेपोरेशन के। फॉर एग्जांपल वाइल पुटिंग क्लॉथ्स, जैसे आपने देखा कि जो हमारे इवेपोरेशन का रेट है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे आपने देखा है, जैसे हम गीले कपड़े सुखाते हैं, वेट क्लॉथ सुखाते हैं, जितना ज़्यादा उनको फैलाकर सुखाएंगे उतना वो जल्दी सूखते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। वाइल पुटिंग द क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग आउट वी स्प्रेड देम आउट, मतलब इतनी ज़्यादा ही स्प्रेड करें ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए। तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
हमारी इवेपोरेशन के। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज, देन इवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होगा। विद द इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो आउट इनटू द वाटर वेपर स्टेट। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी, जल्दी से मूव करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो वाटर है उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे इवेपोरेशन के। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी का कम हो जाना, यानी जो हवा में एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जो ह्यूमिडिटी होती है वो किससे क्या होती है, जो वाटर वेपर्स होते हैं ना हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं वो होती है ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। ऐसे बोला है जो हमारी एयर है ना कुछ अमाउंट तक वाटर वेपर्स को होल्ड करके रखेगी, उससे ज़्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है, कुछ अमाउंट तक रखती है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ऑलरेडी इनफ हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। अगर पहले से ही वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे तो इवेपोरेशन की जो रेट होगी ना वो कम हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ह्यूमिडिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारे इवेपोरेशन की। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही इवेपोरेशन कम होगा। Yes, we move our next point, an increase in the wind speed। ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इट इज़ द कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंड डे। जैसे हमने देखा जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है हमारे क्लोथ्स ज़्यादा जल्दी ड्राई भी हो जाते हैं। वो कैसे? इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जो पार्टिकल्स होते हैं ना वाटर के, वो वाटर वेपर्स के, वो जल्दी से मूव करने लग जाते हैं विंड के साथ। और जो हमारी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और जो चारों तरफ वाटर वेपर्स होंगे वो भी हमारे मूव हो जाएंगे, जल्दी से निकल जाते हैं, हवा के साथ साथ बह जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विंड स्पीड इवेपोरेशन के। ओके, यस, वी मूव आवर नेक्स्ट पॉइंट, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपोरेशन तो हो रही है लेकिन इसकी वजह से कूलिंग कैसे होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इन एन ओपन वेसल्स द लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। इसने क्या बोला, जो लिक्विड है उसने क्या किया, जो अपनी जो चारों तरफ से अपने सराउंड से एनर्जी को रीगेन किया। क्यों रीगेन किया है? क्योंकि जब इवेपोरेशन हुआ तो एनर्जी का लॉस हुआ, एनर्जी का लॉस होने की वजह से उसको दोबारा से एनर्जी चाहिए तो वो अपने सराउंड से अपने चारों तरफ से एनर्जी ले लेगा ताकि उसकी एनर्जी मेंटेन रहे। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल्स। जैसे ही उसने अपनी सराउंडिंग से एनर्जी ली है उसकी वजह से कूलिंग पावर बढ़ जाती है, कूलिंग हो जाती है, सराउंड में कूल हो जाता है। तभी बोलता है कि इवेपोरेशन हमेशा कूल डाउन करती है। इसमें बस आगे इवेपोरेशन के प्रोसेस बता रखा है कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर हम एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना एसीटोन, अगर उसको हम अपनी पाल में रख लेंगे, पाल में रख के छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है और हमारी जो पाम होंगी वो कूल डाउन हो जाती है। ऐसा फील होता है जैसे ठंडी ठंडी कूल हो गई है। वो भी इसी का प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है। अगर आपने देखा होगा जैसे कि गर्मियों में सनी डे होता है तो रूफ़ के ऊपर जो पीपल होते हैं वाटर फेंक देते हैं ताकि जो हमारी रूफ़ हो रही है वो कूल हो जाए, ठंडी हो जाए। ये भी एक इवेपोरेशन का पार्ट होता है। और जैसे ही हमने देखा ये सब पार्ट्स होते हैं। अगर हमें गर्मियों में जैसे समर है हमें हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं जो हमारे जो बॉडी होती है वो हमेशा स्वेट करती रहती है और जब स्वेट हमारे वे कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ना तो उसकी वजह से हमेशा कूल डाउन सा कूलिंग फील होती है। गर्मियों में हमेशा समर में हमेशा हमें
कॉटन की क्लोथ्स पहननी चाहिए। देखो ड्यूरिंग समर्स वी प्रिस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल, जिसकी वजह से हम कूल डाउन मतलब हमेशा कूल फील होता है, ऐसा मैकेनिज्म होता है। वी नो दैट ड्यूरिंग द इवेपोरेशन द पार्टिकल्स, हमें पता है कि जब इवेपोरेशन होता है तो जो एनर्जी बॉडी एनर्जी लॉस करती है तो एनर्जी रिगेन भी करती है सराउंडिंग से। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। जो हमारी इवेपोरेशन की वजह से एनर्जी लॉस हुई है, दोबारा से वही एनर्जी लेनी है सराउंडिंग से, जिसकी वजह से बॉडी कूल डाउन हो जाती है। एब्जॉर्ब करने की वजह से जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है ना, उसकी वजह से बॉडी कूल होती है। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोज इट टू द एटमोसफेयर। कॉटन सबसे बेस्ट क्लॉथ है जो हमारे जो स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर हमारी बॉडी को कूल डाउन रखने में हेल्प करता है। इसीलिए हमेशा प्रेफर करना चाहिए समर में, गर्मियों में, ताकि कॉटन क्लॉथ्स ही पहने यहाँ पर। इससे हमें कूलिंग सा फील होगा, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि भी जो इवेपोरेशन से जो स्वेट होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और हमारी बॉडी को कूल रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो में अगर समझ में आया, अच्छा लगा आपको, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर एंड हैव ए नाइस डे एंड गुड स्टडी।